जोहार झारखंड, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। तो साथियों, सबसे पूर्व तो है आज महात्मा गांधी की जयंती पर आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, संपूर्ण देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज जो है मैं जो 4 जेपीसी के जो पीटी के प्रश्न थे उन शेष 50 प्रश्नों का क्या करेंगे ना, आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए तो हम लोग 50वें प्रश्न पर सीधे चले जाते हैं, चूंकि 50 प्रश्न हम पहले ही आप सबके सामने जो है मैंने रख दिया था। और याद रखिएगा ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आने वाले अपकमिंग जो 11 जेपीएससी के लिए उसके लिए महत्वपूर्ण है, और झारखंड के डिफरेंट एग्जाम के लिए क्या है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए तो 51 नंबर प्रश्न पर हम लोग चले जाते हैं। फिलाटेलिस्ट क्या है? पोस्टेज स्टंप जमा करने वाले जो है उसे क्या कहते हैं? उसे हम फिलाटेलिस्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये आगे बढ़ते हैं। 51 के बाद 52, प्रधानमंत्री को लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, संसद के द्वारा चुना जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, लोकसभा में बहुमत पार्टी के द्वारा नामित किया जाता है। तो एक कॉन्सेप्चुअल प्रश्न है, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। आर्टिकल 75(1) में इस बात का जो है दिया गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है प्रधानमंत्री के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 53, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार के द्वारा नहीं लिया जाता है? सेवा कर, शिक्षा कर और सीमा कर ये भारत सरकार के द्वारा लेते हैं। जो मार्ग कर या टोल टैक्स है ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत चलता है, तो ये टोल टैक्स जो है भारत सरकार के द्वारा नहीं लिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। 54 के जो प्रश्न है वो क्या है? एक शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किसका इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल होता है? ड्राई सेल में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का जो है क्या है ना, इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, चलिए 55, पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे पाया जाने वाला धातु कौन सा है? यहाँ देखिए धातु पूछा गया मेटल के बारे में, तो याद रखना है कि एल्यूमिनियम जो है 8% है और आयरन कितना है? 5% है। तो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कौन है? तो लौह है। इसके अलावा और भी मैं आपको बता दूं, अगर पूछा जाता है कि सबसे एलिमेंट कौन सा है, दूसरा सबसे तत्व कौन सा है, तो इसका उत्तर क्या होता है? इसका उत्तर होगा सिलिकॉन। और अगर प्रथम एलिमेंट के बारे में बात होता तो किसका उत्तर क्या होता? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कुल 47% है, जबकि सिलिकॉन कितने परसेंट पाए जाते हैं? 28% पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा, दो प्रश्न यहाँ पर बन रहे हैं, एक तो तत्व बन रहे, दूसरा क्या बन रहा है? धातु बन रहा है। ठीक है, चलिए 55 के बाद 56, इनमें से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? तो उत्तर क्या होगा? सरसों। और इसके साथ साथ हम लोग याद रखेंगे कि गेहूं, बारले और क्या है ना, पल्सेस ये सभी क्या है ना, ये सभी जो है क्या है ना, रबी फसल है। ठीक है, तो खरीफ फसल नहीं है, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा सरसों। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच टाइम के बीच में कितना जो है 5 घंटे 5.5 घंटे का अंतर पाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 58, किस वर्ष में प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था? तो सबसे ऑथेंटिकेट डेट माना जाता है 776 ईस्वी पूर्व में माना जाता है। चलिए, किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा वायरस होगा। और जैसे ही बच्चों का जन्म लिया था 24 घंटे के अंदर में जो हेपेटाइटिस बी के क्या दिए जाते हैं? वैक्सीन दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा वायरस। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 60 की ओर, इनमें से कौन से राज्य में सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या जो है पाई जाती है? यहाँ जनसंख्या के बारे में बात हो रहा है तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा, वहीं झारखंड का पोजीशन कितना है? तो झारखंड का पोजीशन 7th पोजीशन पर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर, कैथराइसिस किसे कहते हैं? कैथराइसिस याद रखिएगा भावनात्मक अभिव्यक्ति अर्थात इमोशनल रिलीज को हम लोग क्या कहते हैं? कैथराइसिस कहते हैं। ये प्ले या ड्रामा अर्थात नाटक के माध्यम से हो सकता है। ठीक है, चलिए 61 हो गए। 62 पर हम लोग देख लेते हैं कि क्या कुछ है। 62 भी एक फैक्ट है जो उस समय के दौरान जो प्रसिद्ध थे उनके बारे में पूछा गया है। वनश्री राव क्या है ना, वनश्री राव नृत्य से जुड़े हुए हैं, रोमिला थापर इतिहास लेकर है, मंदाकिनी आप्टे समाज सेवा, नीलम मानसिंह जो है थिएटर निर्देशन। तो इस आधार पर हम देख पा रहे हैं कि 1 का 3, बी का 2, बी का 1 का 3 हो गया और बी का क्या हो गया? तो बी का याद रखिएगा नीलम मानसिंह, बी का 1 हो गया, सी का क्या हो गया ना, सी का 2 और डी का हो गया 4। तो A3, B1, C2, D4। चलिए ये कौन सा हो गया? तो ये यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि इसका उत्तर क्या है ना, ये है, अर्थात बी नंबर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से दक्षिण एशियाई देशों में सबसे अधिक जनघनत्व पाए जाते हैं? तो अगर बांग्लादेश होता तो सबसे अधिक जनघनत्व जो है बांग्लादेश में पाया जाता है, साउथ ईस्ट एशिया में। ठीक है, लेकिन चूंकि साउथ एशिया में, लेकिन यहाँ पर चूंकि बांग्लादेश नहीं है तो इसका उत्तर होगा भारत। इसका उत्तर होगा भारत के बाद सबसे अधिक कहाँ पर पाया जाता है जनघनत्व? श्रीलंका में, उसके बाद पाकिस्तान में और फिर क्या है? नेपाल में। ठीक है, चलिए तो फिलहाल इसका उत्तर आप लोगों को याद रखना होगा, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा भारत, इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? कार्बन क्रेडिट दृष्टिकोण का इनमें से किससे शुरू हुआ? तो कार्बन क्रेडिट जो क्योटो प्रोटोकॉल से शुरू है। 1997 में यूएनएफसीसी के द्वारा जो है ये क्योटो प्रोटोकॉल में कार्बन क्रेडिट जैसे सिद्धांत शुरू किए गए थे।
और याद रखना अर्थ शिखर सम्मेलन को याद रखिएगा कि 1992 में जो है अर्थ शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो ब्राजील में संपन्न हुआ था और उसी सम्मेलन में ही इस एग्रीमेंट को अर्थात यूएनएफसीसी का गठन किया गया था और इसी यूएनएफसीसी के द्वारा जो है क्योटो प्रोटोकॉल अपनाया गया था। कब? 1997 में। एक कार्बन क्रेडिट का अर्थ है 1 टन जो है क्या होगा, कार्बन होगा, जिसे रिड्यूस करना है। चलिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में मैं आपको बता दूं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध क्या है ना, ओजोन लेयर डिप्लीशन से है, जो 1987 में बना था। ठीक है, या ये सम्मेलन समझौता हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों के आगे बढ़ते हैं। 64 के बाद 65 के प्रश्न क्या है ना, ये देखिए, ये 65 के प्रश्न ध्यान में रखिएगा। ये क्या है ना, ये रीजनिंग के हैं। 66 के प्रश्न जो है मैथ्स के हैं। चलिए 67 के प्रश्न, क्राई द पीकॉक नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक कौन है? अनीता देसाई। इसके अलावा खुशवंत सिंह जो है यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनके एक बहुत ही महत्वपूर्ण याद रखिएगा रचना है ए ट्रेन टू पाकिस्तान। ठीक है, उन्होंने जो है विभाजन का दर्द देखा था, तो उनके आधार पर जो उन्होंने इसे लिखा था, जिस पर फिल्में भी बन चुकी है, तो ए ट्रेन टू पाकिस्तान उनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, चलिए इसका उत्तर अनीता देसाई है। 68 के प्रश्नों पर हम लोग चले जाते हैं और देखते हैं कि क्या है हमारा 68 का प्रश्न। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार याद रखिएगा, भारत के 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं दी गए हैं, उन 22 भाषाओं में ही दिए जाते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक है, और सबसे पहले जिस महिला को मिला था वो है आशापूर्ण देवी। इन्हें 1976 में जो है प्रथम प्रस्तुति के ऊपर क्या मिला था ना, इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ध्यान में रखिएगा। चलिए इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब किया गया था? 1961 में। इसके पहले विजेता कौन है? तो 1965 में जी शंकर कुरूप। ठीक है, जी शंकर कुरूप को जो है क्या दिया गया था? पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। उनकी जो रचना थी द बम्बू फ्लूट्स के लिए जो है उनको ये पुरस्कार दिया गया था। अब इसके अलावा मैं आपको रिसेंट जो 2 चीज़ें वो मैं बता दूं। 2021 में किसे मिला? तो याद रखिएगा 2021 में मिला है नीलमणि फुकन को। नीलमणि फुकन को क्या मिला हुआ है ना, नीलमणि फुकन को असमी भाषा के लिए क्या मिला है ना, 2021 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। चलिए 2022 के बारे में अगर हम बात करेंगे किसे मिला हुआ है, तो दामोदर मोजाओं को मिला हुआ है। दामोदर मोजाओ, ठीक है, कोंकणी भाषा के लिए मिला हुआ है, ध्यान में रखिएगा। दामोदर मोजाओं को कोंकणी भाषा के लिए 2022 में क्या मिला हुआ है? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है। तो ये संपूर्ण चीजें थी ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में। ठीक है, इसका उत्तर याद रखिएगा आशापूर्ण देवी। चलिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है संविधान के किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो बोलने की आवश्यकता नहीं कि हमारे संविधान के डिफरेंट सोर्सेस हैं, उन डिफरेंट सोर्सेस में से ही जो है हमारे संविधान का निर्माण हुआ है और एक ब्रिस्टल संविधान का निर्माण हुआ है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा आयरलैंड। कनाडा से क्या लिया गया? तो अर्ध संघीय लिया गया है। ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था ली गई है। संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या लिया गया? तो फंडामेंटल राइट्स को लिया गया। ऐसे और भी कई चीज़ें हैं, जैसे अगर हम बात करेंगे कि साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है, तो साउथ अफ्रीका से जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अर्थात संविधान संशोधन लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है? तो कॉन्करेंट लिस्टों को लिया गया है। जापान से क्या लिया गया है? तो विधि बनाने की प्रक्रिया ली गई है। तो इस प्रकार की सारी चीज़ें हैं। ठीक है, हमारे पास जो है अलग अलग देशों के क्या है सोर्सेस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका उत्तर आपने देख लिया कि इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा आयरलैंड। नेक्स्ट प्रश्नों के आगे बढ़ते हैं। 7 किस शासक को देश का ग्रैंड ट्रंक रोड के निर्माण का श्रेय दिया था? तो शेरशाह सूरी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 71 इनमें से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? कोयम्बटूर, है ना, ध्यान में रखिएगा। कॉटन उत्पादन के कारण जो है कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न 74 भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम के भंडार है? तो इसका उत्तर याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में थोरियम के सबसे ज्यादा भंडार है। जबकि सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां पर होता है? तो केरल में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है, ध्यान में रखिएगा। रिजर्व कितना है? तो रिजर्व जो है आंध्र प्रदेश में। ये डेटा भारत सरकार के द्वारा गया 2014 के डेटा है। ठीक है, कि थोरियम के जो भंडार है वो आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा है। ठीक है, चलिए झारखंड में अगर कितना, अगर हम लोग बात करेंगे कि 2014 के डेटा के हिसाब से झारखंड में 0.22 जो टन है वो क्या है, मिलियन टन जो है झारखंड में क्या है ना थोरियम है। और झारखंड में कहाँ पाए जाते हैं? एक तो रांची और दूसरा कहाँ पाया जाता है? रांची पठार के अलावा धनबाद में थोरियम या मोनाजाइट, दोनों याद रखना है आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। 73 इनमें से कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? तो पुष्कर, राजस्थान। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था पाई जाती है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। चलिए 75 क्या रीजनिंग है?
हम आगे बढ़ जाएंगे 76 के प्रश्नों पर। 76 भी क्या है ना, एक रीजनिंग के प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 78 के प्रश्नों पर हम देख लेते हैं। राष्ट्रपति श्रीमती पाटिल ने हाल ही में अपने दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के दौरे में, ध्यान में रखिएगा, दौरे में दौरान लाओस को कितना कर्ज दिया। तो वे दो देशों का उन्होंने जो है दौरा किया था। एक तो उन्होंने लाओस गए थे और वो दूसरा क्या है ना, कंबोडिया गए थे। ठीक है, तो ये 2010 की बात है और इसका उत्तर क्या होगा, $72 मिलियन जो है दिया गया था। और कंबोडिया को कितना जो है दिया गया था ना, $15 मिलियन का एक कर्ज की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा, $72 मिलियन। चलिए, टेफ्लॉन क्या है, फ्लोरोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, रोगाणुनाशक या कीटनाशक। तो टेफ्लॉन जिसे हम लोग क्या कहते हैं ना, पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथिलीन कहते हैं। पॉलीटेट्रा फ्लोरोइथिलीन, अर्थात ये इथिलीन भी है और उसमें फ्लोरीन भी है। तो ये इस तरह की संरचनाएं होती है। आप देख पाएंगे, आपको अगर याद होगा 10 क्लास की चीज़ें, तो इस तरह जो है पॉलीटेट्रा, इस तरह के, ये एक इकाई की मैंने बात की, इस तरह के कई जो है टेट्राइथिलीन, फ्लोरोटेट्राइथिलीन मिलकर के क्या बनाते हैं ना, टेफ्लॉन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा फ्लोरोकार्बन। ठीक है, चलिए 79 80 के प्रश्नों पर चले जाते हैं हम लोग। 80 का प्रश्न क्या है, सूखी बर्फ क्या है। तो बहुत साधारण सा, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है, सूखी बर्फ कहा जाता है। ठीक है, 81, भारतीय संविधान के द्वारा प्रदत्त निर्णय में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किसी भी व्यक्ति के लिए है। देश में किसी भाग में घूमने और बसने, अगर विदेशी भी आएंगे तो वो घूमेंगे। संपत्ति अर्जित करने का अधिकार जो है फिलहाल जो है उन्हें नहीं है। और गैर नागरिकों को जो है संवैधानिक निराकरण, गैर नागरिकों को प्राप्त है, ये कहा जा रहा है। तो याद रखिएगा, गैर नागरिकों को जो है संवैधानिक निराकरण का अधिकार प्राप्त है। और हमारे देश के व्यक्तियों को, याद रखिएगा, हमारे देश के व्यक्तियों को व्यक्ति की स्वतंत्रता है, देश के किसी भाग में घूमने की स्वतंत्रता, संपत्ति अर्जित करने की स्वतंत्रता है। जबकि किसी भी विदेशियों को हमारे यहाँ क्या लेना पड़ेगा, अनुमति लेना पड़ेगा कहीं भी घूमने फिरने के लिए। लेकिन अगर संवैधानिक निराकरण, अगर उनके ऊपर किसी प्रकार का अत्याचार या शोषण हो रहा है, तो वो संवैधानिक निराकरण का आधार जो है गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। तो आर्टिकल 32 सभी के लिए है, जबकि आर्टिकल 19 के जो प्रोविजन है वो क्या है, वो सिर्फ भारतीय नागरिकों के लिए है। ये हमें ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली सबसे प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो इसका उत्तर याद रखिएगा, कमलजीत सिंधु जो है, उन्होंने 1970 में 400 मीटर के दौर में जो उन्होंने क्या प्राप्त किया था, स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। और वे प्रथम एशियाई हैं जो कि एशियाई खेलों में उन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। 2016 के ओलंपिक खेल का आयोजन जो है कहाँ किया गया था, लंदन, अमेरिका, हॉलैंड और या ब्राज़ील। तो ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में जो है किसका आयोजन किया गया था ना, 2016 के ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया था। चलिए 2024 में आगामी जो समर ओलंपिक है वो कहाँ आयोजित किए जाएंगे, तो वो याद रखिएगा पेरिस में आयोजित किए जाएंगे। ठीक है, इसे याद रखना है। और इसके बाद 2028 भी आप याद रख सकते हैं, वो लॉस एंजलिस अमेरिका में आयोजित किए जाएंगे। फिलहाल इन दोनों डेटा को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 84 के, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। 84 में क्या प्रश्न है देखते हैं। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना है। बहुत ही आसान प्रश्न है और आप सभी को पता है कि 91 से या 90 से लेकर 92% तक जो है प्लाज्मा में क्या होता है, जल का प्रतिशत होता है। और एक स्वस्थ व्यक्ति में जल का प्रतिशत कितना होता है, तो 70% होता है। अर्थात अगर एक 70 किलो का कोई व्यक्ति है तो उसमें 42 लीटर क्या होंगे, जल होंगे। और इस 42 लीटर में 5% क्या होता है ना, प्लाज्मा में जल होता है। ठीक है, चलिए, तो ये सारी चीज़ें हैं। प्लाज्मा के बारे में मैं और भी कई चीज़ें आपको बता दूं कि प्लाज्मा और सीरम में क्या है फ़र्क होता है। अगर प्लाज्मा से फिब्रोनिज्म को अलग कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सीरम का निर्माण होगा। अब है सवाल ये कि प्लाज्मा का निर्माण कैसे होता है। देखिए, वाइट ब्लड, जो रक्त होता है या ब्लड होता है, उसमें प्लाज्मा भी होते हैं। इसके अलावा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, थ्रोम्बोसाइट्स, ये सभी होते हैं। अर्थात ठोस कण और लिक्विड, इन दोनों को लेकर के रक्त का निर्माण होता है। अगर हम रक्त में से आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और थ्रोम्बोसाइट को निकाल देंगे तो प्लाज्मा बनेगा। और अगर प्लाज्मा में से फिब्रिनोजेन प्रोटीन को निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, सीरम बन जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। चलिए, तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा 90% इसका उत्तर होगा। हमारे शरीर में जो जल होता है उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं, जो 70% वाटर होते हैं वो दो भागों में बटे हुए रहते हैं। एक तो इंट्रासेलुलर फ्लूइड होते हैं जिनमें 28 लीटर पानी खर्च होता है। जो हमारे शरीर का 28 लीटर वाटर है वो इंट्रासेलुलर फ्लूइड के तौर पर इस्तेमाल होता है, अर्थात लगभग 40%। और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के तौर पर जो है 20% अर्थात 14 लीटर का क्या होता है, इस्तेमाल होता है।
तो ये जल और प्लाज्मा दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया। एक कार्यशील महिला को कितने ग्राम जो है प्रोटीन लेना चाहिए, तो 45 ग्राम जो है कार्यशील महिला को क्या लेना चाहिए ना, प्रोटीन लेना चाहिए। और अगर हम मैन की बात करें तो क्या होगा, 56 से लेकर 70 ग्राम तक क्या लेना चाहिए, एक पुरुष को क्या लेना चाहिए, प्रोटीन लेना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 85 के बाद 86। भारत में मुद्रास्फीति की दर की माप किस आधार पर की जाती है, तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर जो है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अर्थात सीपीआई के आधार पर क्या किया जाता है, ध्यान में रखिएगा कि मुद्रास्फीति की दर को मापी जाती है और आरबीआई के द्वारा 2014 से इसे ही अपनाया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। 87, फॉकलैंड द्वीप के नजदीक तेल निष्कासन को लेकर कौन से दो देशों के बीच कूटनीतिक युद्ध प्रारंभ हो गया है, तो इसका उत्तर होगा इंग्लैंड और अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने बहुत पूर्व 1493-94 से इस पर दावा ठोका था और इंग्लैंड ने 1833 पर जो है यूनाइटेड नेशन में इसे दावा किया था। तो ये दोनों चीज़ें हैं। ठीक है, इंग्लैंड और अर्जेंटीना के मध्य जो है फॉकलैंड द्वीप में तेल निष्कासन को लेकर के क्या है ना, युद्ध हो रहा है। ठीक है, या कूटनीतिक युद्ध है। चलिए 87 के बाद हम देखेंगे 88 के अष्टाध्यायी की रचना किसके द्वारा की गई है, तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा पाणिनि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्नों की ओर देखते हैं कि नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है 88 के बाद अगर हम बात करें 89, निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है, तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर याद रखना है कि इसका उत्तर होगा तिल चट्टा, है ना, मेढक, सॉरी। कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है, पानी के अंदर में होते हैं, तो मेढक के द्वारा जो है, फ्रॉग के द्वारा क्या किया जाता है ना, त्वचा से सांस लिया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का निर्माण किया, तो इसका उत्तर क्या होगा, कैवलर। कैवलर जो है बुलेट प्रूफ या जो है साइकिलिंग टायर के इस्तेमाल में जो है जो है टायर के इस्तेमाल में जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कैवलर की स्थापना कब की गई थी, तो 1965 में जो है कैवलर का निर्माण किया गया था। ये भी ध्यान में रखिएगा, स्टीफन कॉवेक के द्वारा इसे ड्यू पॉइंट अमेरिका में बनाया गया था। कैवलर का जो डेवलपमेंट है वो कहाँ बनाया गया था, तो ड्यू पॉइंट में बनाया गया था। किसके द्वारा, स्टीफन कॉवेल के द्वारा 1965 में। ठीक है, इसके अलावा नायलन का उपयोग जो है पैरासूट बनाने में किया था। रेयॉन, जिसे हम लोग आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं, क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं, और इसका उपयोग क्लॉथेस बनाने में होता है। ड्रैकन का भी इस्तेमाल जो है क्लॉथेस बनाने में किया जाता है। तो कैवलर जो है बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में इस्तेमाल किए जाते हैं। रक्त होता है एक संयोजी ऊतक, एक उपकलित उपयुक्त उपयुक्त में से दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रक्त क्या होता है, कनेक्टेड, याद रखिएगा, एक कनेक्टेड क्या है ना, सेल जो है क्या है, टिश्यू है। तो एक संयोजी ऊतक, इसका उत्तर होगा। चलिए 92, ग्रेट हिमालय की ऊंचाई क्या है, ग्रेट हिमालय की ऊंचाई कितना होगा, 8850 मीटर, जो कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है ग्रेट हिमालय की ऊंचाई के आधार पर मापा गया। ठीक है, तो 8850 क्या होगा, इसकी ऊंचाई होगी। 93, विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश क्या है, तो इसका उत्तर होगा भारत, और उसके बाद याद रखिएगा अमेरिका। भारत क्या है, प्रथम पोजीशन पर है, ध्यान में रखिएगा। आज भी जो है भारत क्या है ना, दुग्ध उत्पादन के मामले में प्रथम स्थान पर है, अगर हम बात करें तो। चलिए अब हम 94 के क्वेश्चंस पर चले जाते हैं और देखते हैं कि हमारा 94 का क्वेश्चन क्या है। 94 के क्वेश्चन है, सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है चीनी मंडारिन भाषा है। मंडारिन भाषा 939 मिलियन लोग जो है बोलते हैं मंडारिन भाषा। उसके बाद जो है स्पेनिश भाषा बोली जाती है, कितने लोगों के द्वारा, तो स्पेनिश भाषा बोली जाती है, याद रखिएगा 485 मिलियन लोगों के द्वारा स्पेनिश भाषा। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो इंग्लिश या अंग्रेजी जो है 380 मिलियन लोगों के द्वारा बोले जाते हैं। और उसके बाद फिर आता है हिंदी का, हिंदी जो है याद रखिएगा 345 मिलियन के आसपास लोगों के द्वारा बोला जाता है। और फिर पोर्तुगीज, फिर बंगाली जो है 234 मिलियन। तो ये एक डेटा है और इसे देख लेना है आप सबको एक बार। और फिर भी इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा चीन। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, चीनी मंडल, चूंकि चीन की जनसंख्या अधिक है तो इनके भाषाएं बोलने वाले भी क्या है, सिंपल है, थ्योरी है कि ये अधिक होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है कि निम्नलिखित को क्या करना है, सुमेलित करना है। रोग है और क्या दिया हुआ है, विटामिन दिया हुआ है। तो सूखा विटामिन डी करेक्ट है, वेरी वेरी ठीक है। विटामिन निस्संदता ये भी ठीक है, स्कर्वी विटामिन सी। तो 1 2 3 4 ये एकदम लाइन से बने हुए हैं। इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा 1 होगा, 1 2 3 4। ठीक है, सूखा विटामिन डी, वेरी वेरी विटामिन B12, निस्संदता विटामिन ए और स्कर्वी विटामिन सी। चलिए संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन करने में कितना समय लगता है, तो 52 सेकंड संपूर्ण राष्ट्रगान का वादन करने में समय लगता है। आगे बढ़ते हैं 97 के प्रश्न, किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में स्वीकृति जो है कब मिलती है। ये एक अच्छा प्रश्न आया हुआ है और इस प्रकार के प्रश्न बराबर पूछे जाते
जाते हैं। तो कौन से पार्टी को जो है राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो सकता है? याद रखिएगा, चुनाव आयोग के द्वारा 1968 के नियम का पालन किया जाता है, जिसके तहत ये जिसके द्वारा ये नियम बनाया गया कि कौन सी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होगी। तो इसके लिए नियम क्या है? उसके लिए नियम यह है कि जो राष्ट्रीय पार्टी होंगी वो 4 या उससे ज़्यादा लोकसभा या विधानसभा का चुनाव उन्हें लड़ना होगा। ठीक है, इसके साथ ही उन्हें जो है कितने % वोट लाने होंगे इन चुनावों में? 6% का क्या करना होगा? उन्हें वोट लाना पड़ेगा। ध्यान में रखिएगा, कम से कम 4 क्षेत्रीय राज्यों में वो जाएंगे। लोकसभा में उन्हें कितना % लाना पड़ेगा? वोट 2% लाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें दी हुई है। ध्यान, अब हम देखेंगे कि हमारे पास ऑप्शन क्या है। हमारे पास ऑप्शन क्या है? कुल मतदान का 5%, सभी चुनाव क्षेत्रों में चुनाव लड़ना पड़ता है, ऐसी कोई मैंडेटरी नहीं है। 4 या अधिक राज्यों में सत्ता प्राप्त करता है, ये भी जो है सत्ता प्राप्त करता है, ये एक गलत वर्ड लिखा हुआ है। 4 राज्यों में हुए मतदान का 5% प्राप्त करता, तो कोई भी ऑथेंटिक नहीं है। अगर हम इसके इंग्लिश जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है उसको देख लेते हैं कि क्या दिया गया है इसके, क्योंकि इसमें a party is recognized as a national party, it captures power in more than 4 states। तो ये जो है यहाँ पर हमें लगता है कि ये थोड़ा गलत दिया हुआ है। इसमें क्या होना चाहिए कि लोकसभा ये होना चाहिए कि पार्टी कम से कम 4 राज्यों क्षेत्रों में पार्टी क्षेत्रीय पार्टी होने का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। तो इससे हम मान सकते हैं कि ये इसका उत्तर हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 98 में निम्नलिखित में से कौन से धातु खनिज नहीं है? हेमेटाइट भी क्या है? हेमेटाइट धातु है, बॉक्साइट भी धातु है, लिमोनाइट जो कि लोह अयस्क है, तो ये भी क्या है? धातु है। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा जिप्सम। ठीक है, जिप्सम क्या है? कैल्शियम सल्फेट है। 99 देख लेते हैं। फलों को कृत्रिम तरीके से पकाने वाली गैस कौन सी है? तो एथिलीन इसका उत्तर होगा। ध्यान में रखिएगा, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा एथिलीन, इसका उत्तर होगा। ठीक है, चलिए और 100 प्रश्न पर देख लेते हैं। ब्रिटिश सरकार के द्वारा रैयत वारी प्रथा लागू की गई थी। कहाँ जो है रैयत वारी प्रथा लागू की गई थी? तो इसका उत्तर होगा बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में। सर थॉमस मुनरो के द्वारा 1820 ईस्वी में इसे लागू किया गया था। रैयत वारी प्रथा के माध्यम से डायरेक्टली जो है किसानों से गवर्नमेंट क्या करती है? ना टैक्स का कलेक्शन करती है। ठीक है, ये 4 क्षेत्रों में लागू हुआ था, मद्रास, बॉम्बे, असम और कुर्ग प्रोविंस में लागू किया गया था। ठीक है, चलिए तो ये सारे प्रश्न हैं जो कि कुल 100 प्रश्नों को मैंने कर दिया आपके सामने, और आपने देखा कि किस प्रकार के प्रश्न जो है जेपीएससी में पूछे जाते हैं। अब भी 2 पेपर है, 7 जेपीएससी में भी आप 11 जेपीएससी जो आने वाली है उस पर भी 2 पेपर रहेंगे। एक जो है जैसे आपने 4 जेपीएससी का ये पीटी का प्रश्न देखा पेपर 1, ठीक उसी प्रकार के होंगे। और दूसरा जो पेपर होगा वो किस प्रकार होगा? तो दूसरा पेपर याद रखिएगा वो सिर्फ और सिर्फ झारखंड स्पेशल होगा। और इन दोनों पेपर के लिए हमारे साथ जुड़ना ना भूलें ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।